हम यहाँ पे हैं चेक पॉइंट फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए। तो कौन सा कंटेंट है जो हम कवर करेंगे वो आपके सामने है। तो कंटेंट आप चेक कर सकते हो imedita.www.imedita.com /checkpoint-training के अंदर जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हो। तो जो इस ट्रेनिंग के अंदर हम कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन कि फायरवॉल क्या है, ठीक है। फायरवॉल ओवरव्यू जिसके अंदर फायरवॉल ओवर इंट्रोडक्शन आएगा, फायरवॉल क्या है। फिर हम फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया। फिर हम चेक पॉइंट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में कि वो कौन कौन से फीचर हमें देता है। फिर हम यहाँ पे चेक पॉइंट गाया इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि उसको हम अपने लैब एनवायरनमेंट में किस प्रकार इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि हम चेक पॉइंट को ई पे किस प्रकार से डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रैक्टिकल्स कर सकें। जब हमारा ईव के अंदर टोपोलॉजी बन जाएगा फिर हम सीखेंगे चेक पॉइंट पे IPv4 स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि हर फायरवॉल राउटिंग प्रोवाइड करता है। तो हम स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि चेक पॉइंट फायरवॉल पे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हम ये भी सीखेंगे OSPF किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके पश्चात जब हमारी IPv4 की राउटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम IPv6 स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग सीखेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल पे। फिर IPv6 की स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग के पश्चात RIP-NG राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल यानी IPv6 वाला रिप इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे, और OSPF v3 को भी हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि चेक पॉइंट फायरवॉल पे हम सिक्योरिटी जोन किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हम पोलो अल्टो फायरवॉल पे बनाते हैं, जैसे हम फोर्टिगेट फायरवॉल पे बनाते हैं। आप ये भी सीखोगे कि हम किस प्रकार से चेक पॉइंट फायरवॉल पे टाइम बेस्ड पॉलिसी लगा सकते हैं कि नॉर्मल आवर्स के अंदर ट्रैफिक अलाउ हो, अदरवाइज ट्रैफिक अलाउ ना हो। तो जब हमारा IPv4 और IPv6 राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सीखेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv4 पे और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv6 पे। तो राउटिंग के साथ साथ आप नेटिंग भी सीखोगे। फिर रहेगा यहाँ पे IPsec इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी IPsec VPN क्या है, क्यों यूज करते हैं, डिटेल में थ्योरी हम करेंगे। जब IPsec VPN की थ्योरी कर लेंगे तो हम सीखेंगे यहाँ पे चेक पॉइंट से चेक पॉइंट VPN बनाना, चेक पॉइंट फायरवॉल से सिस्को राउटर के साथ, सिस्को ASA के साथ, पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ, फोर्टिगेट के साथ और जुनिपर के साथ VPN किस प्रकार से बनाया जाएगा। यानी इंडस्ट्री में ये तो होगा ही नहीं कि हर जगह आपको चेक पॉइंट ही मिलेगा, तो दूसरे वेंडर के साथ किस प्रकार से हम जो है VPN बनाएंगे ये भी हमारा यहाँ पे रहेगा। तो वर्ल्ड के अंदर जो ज्यादा चलता है सिस्को राउटर, सिस्को ASA, पोलो अल्टो फायरवॉल और फोर्टिगेट, ये आपका रहेगा। फिर हम यहाँ पे सीखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट SSL VPN बोलो या रिमोट एक्सेस VPN। तो जो साइट टू साइट VPN है वो दो ब्रांचेस के बीच में बनेगा, तो डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में हम डिफरेंट वेंडर के साथ सीखेंगे। फिर रहेगा हमारा यहाँ पे
SSL VPN। तो SSL VPN क्या है? हमारा रिमोट एक्सेस VPN है। तो रिमोट एक्सेस VPN के अंदर यानी कुछ जैसे कि आजकल क्या है, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो अपने फायरवॉल या राउटर के साथ VPN बनाते हैं। तो चेक पॉइंट के अंदर आपका रिमोट एक्सेस VPN बोलो या SSL VPN बोलो, वो आपका सपोर्टेड है। तो वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे आइडेंटिटी अवेयरनेस। आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या है कि नॉर्मली आप जो है पॉलिसी लगाते हो कि ये सोर्स आईपी हो, ये डेस्टिनेशन आईपी हो, तो जब वो बाहर जाए तो उसे अलाउ कर दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी होती है। तो जो यूजर हम चाहते हैं कि जो यूजर ऑलरेडी एडी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड हो वो ही इंटरनेट एक्सेस कर पाए और कोई एक्सेस ना कर पाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को जब हम चेक पॉइंट गाया के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस कहलाता है। तो जब भी कोई यूजर एडी पे ज्वाइन करेगा, एडी इंफॉर्मेशन दे देगा चेक पॉइंट को। चेक पॉइंट में हम पॉलिसी लगा देंगे कि यदि ये ग्रुप आता है और इंटरनेट पे जाता है तो वो उसको अलाउ कर दो। ठीक है। तो अब उसके पश्चात हमारा रहेगा यहाँ पे HTTPS इंस्पेक्शन या SSL डिक्रिप्शन, ये डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट बता रहा हूँ। और फिर हमारा URL फिल्टरिंग रहेगा, कंटेंट अवेयरनेस, और फिर हमारा रहेगा थ्रेट प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल, सेंड ब्लास्ट क्लस्टरिंग, और सर्टिफिकेट बेस्ड लॉगिन और एडमिन प्रोफाइल वगैरह हमारी रहेंगी। ये तो हो गया ब्रीफिंग। डिटेल्ड में आपका क्या रहेगा, फायरवॉल ओवरव्यू में इंट्रोडक्शन टेक्निक जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, गाया ओवरव्यू के बारे में, आप डाउनलोड कैसे करोगे, इंस्टॉल कैसे करोगे, सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट किस प्रकार से बनाओगे, स्मार्ट कंसोल डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे, और हम गेटवे को मैनेजमेंट पे रजिस्टर कैसे करेंगे, हॉट फिक्स किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, अपग्रेड किस प्रकार से करेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, रिवर्ट कैसे करेंगे, बैकअप लेंगे और रिस्टोर किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा रहेगा। फिर ईव के अंदर अपनी लैब कैसे बनाएंगे और उनको कन्वर्ट करना आपको बताया जाएगा, ये डिटेलिंग में रहेगा। IPv4 इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग CLI GUI के द्वारा, रिप की इम्प्लीमेंटेशन CLI GUI से, OSPF इम्प्लीमेंटेशन CLI GUI से, IPv6 राउटिंग CLI GUI से, रिप एनजी इम्प्लीमेंटेशन CLI GUI से, OSPF v3 इम्प्लीमेंटेशन, जोन इम्प्लीमेंटेशन हो गया, टाइम बेस एक्सेस, और आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा रहेगा V4 का, V6 का, IPsec VPN इंट्रोडक्शन ये हमारा रहेगा। सुबह साइट टू साइट VPN वर्जन 2 मल्टीपल सबनेट्स के साथ, सिस्को राउटर, सिस्को ASA, पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ, फोर्टिगेट के साथ, जुनिपर के साथ, SSL या रिमोट एक्सेस VPN जो भी आप बोलो वो रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे वही कंटेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी अवेयरनेस रहेगा। फिर उसी के सब पार्ट की उसके अंदर क्या क्या करेंगे, HTTPS इंस्पेक्शन, URL फिल्टरिंग, कंटेंट अवेयरनेस, ये सारा रहेगा। तो ये डिटेलिंग हमारी रहेगी। तो अब इनको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके इन्हें नोटपैड में रख लेते हैं। तो ये हमारे लिए रहेगा कि कितना हो गया है, कितना बाकी है, तो आपके और मेरे लिए। तो यहाँ पे जो हम है ये तो बता चुका हूँ कि ये क्या रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा यहाँ से रहेगा कि IPsec VPN। अब यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो
इससे पहले जो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा था, और ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए ही किया जा रहा है, आपसे पहले हर बैच के साथ जो है ये डिस्कस किया जाता है कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। तो जितने भी बैचेस होते हैं सबके साथ ये बिगिनिंग से ही क्लियर पिक्चर रखी जाती है कि हम इस ट्रेनिंग में ये कवर करेंगे, कितना आपका हो गया है, कितना हमारा बाकी है, ये हमारा रहेगा। तो सभी के साथ इस प्रकार से डिस्कस किया जाता है। तो आपके साथ भी वही है, तो ये हम करेंगे। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हम जो है डिस्कस कर चुके थे नेटिंग तक, और अब है आईपीसेक वीपीएन। तो आईपीसेक वीपीएन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हम डिस्कस कर रहे हैं आईपीसेक वीपीएन। तो अज्यूम करो क्या कि हमारे पास है चेक पॉइंट फायरवॉल 1, ये फायरवॉल 1 हो गया और ये हमारा फायरवॉल 2 हो गया। दोनों फायरवॉल को हमने किससे जोड़ देना है, दोनों फायरवॉल को हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देना है। दोनों फायरवॉल के पास अपना अपना क्या होगा, लेन होगा। अब हमें क्या चाहिए कि दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो कम्युनिकेट करें तो थ्रू इंटरनेट हम उनके बीच में डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे वीपीएन। जो वीपीएन है वो हमारा होगा आईपीसेक वीपीएन। तो आईपीसेक वीपीएन की मदद से जो हमारे ब्रांच 1 के यूजर हैं वो ब्रांच 2 के यूजर के साथ सिक्योर वे में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो जो यहाँ पे आपको लिखाया हुआ है इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट टू साइट वीपीएन, उसके अंदर कि आपके पास चेक पॉइंट फायरवॉल 1, चेक पॉइंट फायरवॉल 2 है, दो ब्रांचेस हैं या दो से अधिक ब्रांचेस हैं, तो उनके बीच में यदि हमें सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए तो हम साइट टू साइट वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। अब जो ये साइट टू साइट वीपीएन है वो आप सीखोगे चेक पॉइंट टू चेक पॉइंट के साथ, साथ ही साथ अब सीखोगे सिस्को के राउटर के साथ भी किस प्रकार से किया जाएगा। सिस्को का फायरवॉल होता है जिसको हम एएसए बोलते हैं, उसके साथ भी, फिर आप पोलो अल्टो फायरवॉल के साथ भी, आप जुनिपर फायरवॉल के साथ भी, जो हमारा SRX होता है उसके साथ भी किस प्रकार से वीपीएन बनाया जाएगा वो आप यहाँ पे सीखोगे। डन हुआ। तो जो साइट टू साइट वीपीएन है वो बनता है ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के बीच में, दो या दो से अधिक ब्रांचेस के बीच में आप साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर करना सीखोगे विद मल्टीपल वेंडर्स के साथ हमारा यहाँ पे रहेगा। और एक इसमें मेंशन नहीं किया है, इसके साथ साथ प्लस में आप फोर्टीनेट के फोर्टीगेट फायरवॉल के साथ भी किस प्रकार से वीपीएन बनेगा ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके पश्चात तो ये मल्टीपल वेंडर्स के साथ हो गया। फिर है हमारा SSL वीपीएन या बोले तो रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो ब्रांच से ब्रांचेस तो आप कर लोगे, तो ये हमारा कहलाएगा आईपीसेक वीपीएन, या इसको हम बोलेंगे साइट टू साइट वीपीएन हम यहाँ पे बोलेंगे। उसके पश्चात ये तो हो गया साइट्स के बीच में। अब रिक्वायरमेंट दूसरी है कि हमारे पास है यहाँ पे लेन हो गया, पीसी हो गया, सर्वर हो गया, कनेक्ट कर दिए किसके साथ, स्विच के साथ। स्विच से क्या कनेक्ट कर दिया हमने, फायर फायरवॉल को किससे कनेक्ट कर दिया हमने, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारा एक वर्क फ्रॉम होम यूजर, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रिमोट यूजर बोलो इसको, या वर्क फ्रॉम होम यूजर बोलो। डन। तो जो यूजर कंपनी में आके बैठ के काम करता था और कंपनी के सर्वर या रिसोर्सेज को एक्सेस करता था, आज वो घर पे अपने डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, घर से काम कर रहा है, तो वो डायरेक्टली इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जो रिमोट यूजर या वर्क फ्रॉम होम यूजर है वो कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस करे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे वीपीएन जिसको हम बोलेंगे रिमोट
एक्सेस वीपीएन बोलो इसको, या आप इसको एसएसएल वीपीएन बोलोगे। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन या एसएसएल वीपीएन की मदद से, तो जो रिमोट एक्सेस वीपीएन और एसएसएल वीपीएन है वो बनेगा आपके फायरवॉल के बीच में और आपके यूजर के पीसी के बीच में हमारा वीपीएन बनेगा। तो ये वीपीएन जो बनेगा वो हमारा एसएसएल या इसको हम बोलेंगे रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन या एसएसएल वीपीएन की मदद से जो घर पे बैठा हुआ यूजर है वो कंपनी के रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये किस प्रकार से किया जाएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे बता दिया। तो साइट टू साइट में और रिमोट एक्सेस में क्या अंतर हुआ, साइट टू साइट बनता है कि जब आपकी दो फायरवॉल हों या दो से अधिक फायरवॉल हो, उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन चाहिए, तो उनके लिए हम बनाते हैं साइट टू साइट वीपीएन। तो जब दो ब्रांचेस इंटरनेट से कनेक्टेड हो, उनके यूजर्स के बीच में हमें कम्युनिकेशन चाहिए, तो उसके लिए बनता है हमारा यहाँ पे साइट टू साइट वीपीएन। तो साइट टू साइट बनेगा दो ब्रांचेस के बीच में, ताकि उनके यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ये होगा साइट टू साइट वीपीएन रहेगा ये। और तो रिमोट एक्सेस और साइट टू साइट में अंतर यह हुआ कि साइट टू साइट बनेगा आपके फायरवॉल से फायरवॉल के बीच में, और जबकि रिमोट एक्सेस बनेगा फायरवॉल और पीसी या लैपटॉप के बीच में। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हम यहाँ पे अवश्य ही ये करेंगे। जब ये वीपीएन हो जाएंगे तो हमारे, उसके पश्चात आपका होगा क्या, इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी अवेयरनेस। अब ये आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो हमारे पास हो गया माइक्रोसॉफ्ट एडी, जो कनेक्टेड है किसके साथ, स्विच के साथ। स्विच से कनेक्टेड हो गया पीसी, स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया चेक पॉइंट फायरवॉल, और ये हमारा हो गया यहाँ पे इंटरनेट। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी अवेयरनेस से पहले तो नॉर्मल जो हमारी पॉलिसीज रहेंगी वो पॉलिसी रहेंगी आईपी बेस। आईपी बेस का मतलब ये हो गया कि जब सोर्स नेटवर्क, उदाहरण के लिए आप दे सकते हो कि प्राइवेट आईपी 192.168.101.1, इंटरनेट से हमने पब्लिक आईपी कनेक्ट कर दिया पीसी सर्वर के पास 192.168.101.100, इसके पास 192.168.101.x कोई भी आईपी हो गया। नॉर्मली जो पॉलिसी रहेगी वो आईपी बेस रहेगी कि अंदर से ये नेटवर्क आता है 101.x, और जब वो इंटरनेट पे जाता है तो उसको क्या कर दो, अलाउ कर दो, डन हुआ। लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। और चीजें ऐड क्या करना है कि हम आईपी बेस पॉलिसी ना लगा के जो हमारा फायरवॉल है, ठीक है, तो फायरवॉल का इंटीग्रेशन यानी चेक पॉइंट फायरवॉल प्लस में हमारा रहेगा एसएमएस सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। तो चेक पॉइंट फायरवॉल और एसएमएस जो है उनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसके साथ, तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट। तो हम अपने चेक पॉइंट फायरवॉल, ठीक है, और एसएमएस का इंटीग्रेशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की एडी के साथ। तो इनका हमने यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो अब एडी पे जो भी हमारे क्या बने होंगे, ग्रुप बने होंगे, एडी के ग्रुप, ठीक है। तो वो ग्रुप इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएंगी, एसएमएस के पास। जैसे कि हमने बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी हमारी रहेगी, यदि एचआर आता है, आईटी आता है,
और सेल्स हमारा आता है ग्रुप, और उनको हम अगर सोर्स क्या रहता है, सोर्स हमारे ये ग्रुप रहते हैं, और डेस्टिनेशन क्या रहता है, डेस्टिनेशन आपका रहता है इंटरनेट, या कहीं पे भी यदि ये जाते हैं एनी उदाहरण के लिए, तो वो हमने एक्शन के अंदर क्या कर देने हैं, एक्शन के अंदर अलाउ कर देने हैं। तो अब जो यूजर है या तो वो बिलोंग करेगा एचआर ग्रुप से या आईटी से या आपका सेल से बिलोंग करता है। तो कोई भी जो यूजर है जो इन ग्रुप से बिलोंग करता है उसको थ्रू फायरवॉल किसका एक्सेस होगा, इंटरनेट का एक्सेस होगा। कोई भी यूजर जो इनसे बिलोंग नहीं करता है और वो हमारे किससे कनेक्टेड है, लेन से कनेक्टेड है, तो उसको थ्रू फायरवॉल इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की एडी और अपने चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे या एसएमएस का इंटीग्रेशन करते हैं, और हम ये बताते हैं कि यदि कोई यूजर जो है इन ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसे इंटरनेट का एक्सेस हो, अदरवाइज इंटरनेट का एक्सेस ना हो। तो इसको आप आइडेंटिटी अवेयरनेस भी बोल सकते हो, और आप यहाँ पे एडी इंटीग्रेशन का यूज करके आप यूजर ऑथेंटिकेशन भी करा सकते हो कि जब भी कोई यूजर थ्रू फायरवॉल के जा रहा है, यदि वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको क्या मिले, एक्सेस मिले, और यदि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कोई यूजर है जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो उसको इंटरनेट का एक्सेस ना मिले। तो ये चीजें हम करने वाले हैं किसके अंदर, आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर। तो ये रहेगा हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी अवेयरनेस के पश्चात HTTPS इंस्पेक्शन। तो अब तक आपने, जब तक यहाँ पे आओगे तो आप चेक पॉइंट पे राउटिंग सीख चुके होंगे, नेटिंग सीख चुके होंगे, VPN सीख चुके होंगे, ब्रांच टू ब्रांच, ब्रांच टू यूजर, और आप यूजर को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि यूजर कौन है, जो जेन्युइन होंगे उसे एक्सेस मिलेगा, इसके अलावा उन्हें एक्सेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा HTTPS इंस्पेक्शन या SSL डिक्रिप्शन। अब ये क्या है, अब हमें ये जानना है। तो अब हम बात करते हैं, पहले बिना डिक्रिप्शन के बात करते हैं, विदाउट SSL या बोले तो विदाउट HTTPS इंस्पेक्शन। बिना HTTPS इंस्पेक्शन के क्या होगा, मेरे पास एक पीसी है जिसको मैंने चेक पॉइंट फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया, उसको मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया इंटरनेट। और इसके साथ साथ वो जो इंटरनेट है, ठीक है, और इंटरनेट पे कोई आपका XYZ सर्वर हो गया, मैंने फायरवॉल पे अलाउ कर दिया, क्या अलाउ कर दिया, HTTPS। तो जैसे ही मैंने HTTPS अलाउ किया तो मेरे क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके बीच में SSL का बन गया यहाँ पे टनल। अब यूजर को या तो पीसी जानता है या सर्वर जानता है, फायरवॉल को इसका आइडिया नहीं है, तो फायरवॉल हमारा बाईपास हो गया। अब यूजर क्या कर सकता है, इस टनल के रास्ते वो ले जा सकता है वायरस, वो ले जा सकता है स्पाईवेयर, वो ले जा सकता है डेटा का क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। क्योंकि हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, तो हम चाहते हैं फायरवॉल SSL टनल के अंदर जाके देखे, यदि वायरस लगे तो उसको रोके, वायरस को रोके, स्पाईवेयर को रोके, डेटा लॉस को रोके, यदि ये जा रहा है तो उनको रोके, यदि डेटा कैसा है, नॉर्मल डेटा या कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको अलाउ करें, हमें ये चीज चाहिए। तो ये चीज आप तभी कर सकते हो जब बिना HTTPS इंस्पेक्शन के तो ये हो नहीं सकता। तो हमने अपने फायरवॉल पे इनेबल करना है HTTPS इंस्पेक्शन। तो HTTPS इंस्पेक्शन जब आप अपने चेक पॉइंट फायरवॉल पे इनेबल कर दोगे, जिसको दूसरे वेंडर SSL
डिक्रिप्शन के नाम से जानते हैं या बोलते हैं या बेचते हैं। तो SSL डिक्रिप्शन बोलो या HTTPS का इंस्पेक्शन बोलो, तो SSL डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन एक ही चीज है। जब आप अपने ये फायरवॉल पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आपने इनेबल कर देना है, तो ये अपने फायरवॉल पे आपने इनेबल कर दिया, तो फायरवॉल क्लाइंट और सर्वर का टनल डायरेक्टली नहीं बनने देगा। तो फिर क्या रहेगा, फिर ये रहेगा कि आपका एक टनल तो बनेगा क्लाइंट और किसके बीच में, फायरवॉल के बीच में। जब आप अपने फायरवॉल पे HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल कर दोगे तो एक टनल बनेगा यहाँ पे आपका क्लाइंट और फायरवॉल, और दूसरा टनल यहाँ पे हमारा बनेगा, दूसरा टनल बनेगा यहाँ पे, दूसरा टनल बनेगा फायरवॉल से सर्वर के बीच में। जब तक डेटा टनल के अंदर है तभी कैसा है, वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है। जब तक टनल के अंदर है तभी कैसा है, एनक्रिप्टेड है। लेकिन जब डेटा फायरवॉल के पास है, तो फायरवॉल के पास जब वो है तो यहाँ पे हमारा प्लेन टेक्स्ट डेटा है। तो प्लेन टेक्स्ट डेटा को फिर हम अपने सिक्योरिटी ब्लेड से क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। तो सिक्योरिटी ब्लेड से फिल्टर करके ही उसे इन टू आउट और आउट टू इन हम भेजेंगे। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सिक्योरिटी ब्लेड के अंदर हमारे पास कौन कौन से होंगे, आगे हमारे पास होगा कंटेंट अवेयरनेस, थ्रेट प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल वगैरह, ये सारा हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। तो अब उसका फायदा क्या हुआ, यदि हमें उसके अंदर मिलेगा वायरस मिलेगा, तो सिक्योरिटी ब्लेड की मदद से वायरस हो गया या फिर आपका स्पाईवेयर हो गया, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम यहाँ पे रोक अथवा क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। डन हुआ। तो ये हमारा तभी संभव है जब हमारा फायरवॉल सक्षम हो कि वो SSL टनल के अंदर जाके देख सके। तो चेक पॉइंट फायरवॉल जो है, जो चेक पॉइंट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैपेबल है, या चेक पॉइंट फायरवॉल आपका कैपेबल है HTTPS इंस्पेक्शन करने की क्षमता रखता है, तो हम SSL टनल के अंदर जाके वायरस स्पाईवेयर को और जो हमारा डेटा लॉस है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा लॉस को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये अभी तो इंट्रोडक्शन है, ये कैसे काम करता है वो जब उसका टाइम आएगा तब हम अवश्य ही डिस्कस करेंगे। तो HTTPS इंस्पेक्शन के अंदर हमारा फायरवॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होने देगा, खुद इंटरमीडिएटर रहेगा। जब खुद इंटरमीडिएटर रहेगा उसके पास डेटा प्लेन टेक्स्ट रहेगा, प्लेन टेक्स्ट डेटा को सिक्योरिटी ब्लेड से हम पास कराएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ब्लेड वायरस स्पाईवेयर डेटा लॉस को हम ब्लॉक अथवा क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा HTTPS इंस्पेक्शन। HTTPS इंस्पेक्शन के पश्चात हमारे पास यहाँ पे है URL फिल्टरिंग। अब URL फिल्टरिंग किस काम आएगी, URL फिल्टरिंग हमारा किस काम आएगा, ये इस प्रकार से है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में, URL फिल्टरिंग के बारे में। तो URL फिल्टरिंग के अंदर हमारे पास पीसी से आपका चेक पॉइंट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट हो गया, और इंटरनेट पे हमारे डिफरेंट सर्वर्स कनेक्टेड हैं, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, टोरेंट वगैरह हो गया। तो पहले तो जो हमारा यूजर है वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट किसी को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब हम नहीं चाहते कुछ वेबसाइट को एक्सेस करें, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे
या फायरवॉल पे इनेबल करेंगे यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर हम अपने फायरवॉल पे डिफाइन करेंगे पॉलिसी। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है पॉलिसी। पॉलिसी में हम उसको बताएंगे कि क्या कि यदि कोई किसके लिए जाता है, गूगल के लिए जाता है अलाउ करो, फेसबुक के लिए जाता है अलाउ करो, अगर वो जाता है यूट्यूब के लिए तो डिनाई करो, टॉरेंट के लिए जाता है तो उसको डिनाई कर दो। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिसी डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो जब यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे को गूगल पे जाना है तो गूगल की रिक्वेस्ट जाएगी और वो अलाउ हो जाएगा, गूगल का एक्सेस मिलेगा। यूजर को फेसबुक पे जाना है, फेसबुक का भी एक्सेस उसको हो जाएगा, लेकिन वो अगर कहाँ जाता है, यूट्यूब पे जाता है तो वो डिनाई कर दिया जाएगा, वो टॉरेंट पे जाता है तो वो डिनाई कर दिया जाएगा। तो यूआरएल फिल्टरिंग की मदद से आप चेक पॉइंट फायरवॉल पे कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा यूआरएल आपको एक्सेस करना है, कौन सा यूआरएल या वेबसाइट आपको एक्सेस नहीं करना है। तो ये हम चेक पॉइंट फायरवॉल पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हुआ यूआरएल फिल्टरिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। तो कंटेंट अवेयरनेस के अंदर हम क्या करेंगे, तो कंटेंट अवेयरनेस में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। तो कंटेंट अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे। अभी ये है कि हमने किस चीज को कंट्रोल कर लिया, अभी तक हमने यहाँ पे जो है कंट्रोल किया है, यूजर को आइडेंटिफाई किया है, HTTP ये हमारा जो है यूजर को आइडेंटिफाई करने के पश्चात हमने यहाँ पे जो है डेटा को प्लेन टेक्स्ट ला के वायरस स्पाईवेयर रोक दिए हैं, डेटा फिल्टरिंग हमने यहाँ पे डिक्रिप्शन किया है, अभी ब्लॉक नहीं किया है, ब्लॉक आगे करेंगे हम। तो यहाँ पे केवल प्लेन टेक्स्ट में उसको लेके आए हैं। यूआरएल फिल्टरिंग के द्वारा कौन से यूआरएल को एक्सेस किया जा सकता है, कौन को नहीं किया जा सकता है, ये हमारा यूआरएल फिल्टरिंग करेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। तो कंटेंट अवेयरनेस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा यूजर है कनेक्टेड है किसके साथ, चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ। चेक पॉइंट फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट। अब इंटरनेट पे XYZ ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक सर्वर हो गया। अब यूजर कोई भी है तो XYZ यूजर जो हमारे लेन में है वो थ्रू फायरवॉल इधर रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से वो डेटा क्या कर लेगा, डेटा को डाउनलोड कर लेगा। अब जो ये डेटा करेगा, डेटा को डाउनलोड करेगा, डेटा के अंदर आपकी क्या होगी, फाइल होगी। फाइल का कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंटेंट अवेयरनेस। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस के बारे में, तो कंटेंट अवेयरनेस की मदद से हम अपने फायरवॉल पे पॉलिसी लगाएंगे। नॉर्मली वो क्या कर सकता है, एनी फाइल, कोई भी फाइल है उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। और हमने अब इनेबल कर दिया यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस। कंटेंट अवेयरनेस जैसे ही हमने इनेबल किया तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करनी है पॉलिसी। तो यहाँ पे आप डिफाइन करोगे पॉलिसी, की पॉलिसी के अंदर आप बताओगे फाइल फॉर्मेट। पॉलिसी के अंदर क्या होगा, फाइल फॉर्मेट आप बताओगे। फाइल फॉर्मेट में आपने फॉर एग्जांपल बताया पीडीएफ, पीडीएफ फाइल यदि है तो उसको आप क्या कर दोगे,
ब्लॉक कर दोगे। दूसरा फाइल फॉर्मेट exe फाइल है, उसको भी क्या कर दोगे, ब्लॉक। इसी तरह आप x फाइल, y फाइल और z फाइल फॉर्मेट को, x y z जो भी आपका है, उनको आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। अब यूजर ने थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजा, तो ये आपकी क्या गई, अंदर से बाहर आपकी रिक्वेस्ट चली गई। रिक्वेस्ट के बदले अब यहां से क्या आएगा, डेटा। अगर डेटा क्या है, पीडीएफ है, तो नहीं, यूजर डाउनलोड नहीं कर सकता। पीडीएफ ईएक्सी है तो वो क्या नहीं हो सकता, डाउनलोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी आपकी पॉलिसी से मैच करेगा, ठीक है, जैसा एक्शन आपने दे रखा है, तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और इसके अलावा या आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका क्या हो, पीडीएफ और ईएक्सी आपका डिनाय हो, बाकी एनी कोई भी है। इसके अलावा यदि कोई और है तो एनी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलाउ कर सकते हो। तो जो इनके अलावा आपका एक्स वाई जेड है, वो अलाउ अलाउ अलाउ। तो ये वाली फाइल यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी कंटेंट अवेयरनेस इनेबल करेंगे, तो कंटेंट अवेयरनेस के अंदर हम ये बताएंगे कि यूजर किस प्रकार के फाइल अथवा डेटा को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपलोड, ऑर्गेनाइजेशन से अपलोड अथवा डाउनलोड कर सकता है। तो ये हमारा किसके अंदर रहेगा, कंटेंट अवेयरनेस के अंदर आपका रहेगा। उसके पश्चात आता है हमारा, यहाँ पे कंटेंट अवेयरनेस के पश्चात आता है हमारा थ्रेट प्रिवेंशन। अब ये थ्रेट प्रिवेंशन क्या है, तो जब हमने डिक्रिप्शन किया था, ये डिस्कस किया था, वो तो हमारे डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ही क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट के ही अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी भी उसके अंदर वायरस है, तो वायरस को रोकने के लिए हम ना थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। डन हुआ। तो जब थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड इनेबल करोगे, जिसके अंदर आईपीएस सिग्नेचर, एंटीवायरस सिग्नेचर और एंटीबॉट सिग्नेचर्स होंगे, जब फायरवॉल को वायरस दिखेगा तो वो उसे साथ के साथ वहीं पे ही ब्लॉक कर देगा। याद रखना, जो वायरस है वो कंटेंट से नहीं रोकेगा, यूआरएल फिल्टरिंग से नहीं रोकेगा, डिक्रिप्शन से नहीं रोकेगा। डिक्रिप्शन के द्वारा तो हम केवल अंदर जाके देख सकते हैं, लेकिन उस वायरस को रोकने के लिए हमें थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा है यहाँ पे थ्रेट प्रिवेंशन, थ्रेट प्रिवेंशन। तो थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास क्लाइंट हो गया, क्लाइंट कनेक्टेड विद चेक पॉइंट, चेक पॉइंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट पे हमारा हो गया ये पब्लिक सर्वर। तो पब्लिक सर्वर के अंदर यूजर थ्रू फायरवॉल के पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, वहां से वो डेटा क्या करेगा, डेटा डाउनलोड करेगा। अब जो ये डेटा उसने डाउनलोड किया है, डेटा के अंदर हो सकता है वायरस, स्पाईवेयर, बॉट वगैरह हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए हमने इनेबल करना है थ्रेट प्रिवेंशन। जैसे ही थ्रेट प्रिवेंशन ब्लेड आप क्या करोगे, इनेबल करोगे अपने फायरवॉल पे, तो यहाँ पे इस थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर क्या होंगे, हमारे पास सिग्नेचर्स होंगे, आईपीएस, एंटीबॉट, एंटीवायरस वाले। तो हमने इनेबल कर दिया यहाँ पे अपना थ्रेट प्रिवेंशन। और थ्रेट प्रिवेंशन ये कहता है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर्स होंगे, तो थ्रेट प्रिवेंशन का ब्लेड इनेबल कर दिया, जिसके अंदर हमारे पास एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, एंटीबॉट, आईपीएस वाले ये हमारे क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। ठीक है जी।
सिग्नेचर्स हो गए। अब जब भी यूजर क्या करेगा, यूजर ने थ्रू फायरवॉल रिक्वेस्ट भेजी, वहां पे रिक्वेस्ट के अंदर अगर आपका क्या आता है, कोई डेटा आता है, अगर डेटा आया और वो डेटा हमारा डेटा XYZ डेटा आया, वो इनसे नो मैच, इनसे मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो इनसे मैच नहीं हुआ तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। अगर उस डेटा के अंदर क्या होता है, वायरस होता है, स्पाईवेयर होता है, या कोई भी बॉट होता है, तो अगर इनमें से डे कुछ भी मैच करता है आपका, तो कुछ भी यदि आपका यहाँ पे मैच करेगा, सिग्नेचर्स के साथ मैच करेगा, तो अलाउ होने की बजाय उस फाइल को वहीं पे ही क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप, आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। डन। तो जब भी आप थ्रेट प्रिवेंशन वाला ब्लेड इनेबल करोगे और आपके फायरवॉल को यदि कोई भी वायरस, स्पाईवेयर, बॉट डिटेक्ट होता है, तो वो उसको साथ के साथ ड्रॉप अथवा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये हमारा थ्रेट प्रिवेंशन के अंदर आएगा। उसके पश्चात यहाँ पे है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल। अब ये एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, ये हमें समझना है, तो समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर ये हमारा हो गया पीसी, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया चेक पॉइंट के साथ, और चेक पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे दो सर्वर हैं, उदाहरण के लिए एक हो गया जीमेल, दूसरा हो गया फेसबुक। तो जो यूजर है वो इन सर्वर के साथ सेशन बनाएगा। उदाहरण के लिए तो पहला सेशन बनेगा इनके लिए, तो जब ये जाएगा यूजर तो एक सेशन बनेगा, फिर उस सेशन के अंदर दूसरा सेशन बनेगा हमारा, फिर उसके अंदर तीसरा सेशन बनेगा हमारा, फिर उसके अंदर चौथा सेशन बनेगा हमारा, तो चौथा सेशन यहाँ पे बन गया। उसके पश्चात पांचवा सेशन बनेगा यहाँ पे, इस प्रकार से रहेगा। तो चेक पॉइंट के पास क्षमता है एप्लीकेशन कंट्रोल की। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर वो पहले क्या पता लगा सकता है, पहले पता लगा सकता है कि पहला सेशन किसका है, SSL का, दूसरा सेशन किसका है, फेसबुक, तीसरा कौन सा है, फेसबुक का चैट, चौथा कौन सा है, फेसबुक का पोस्ट, नेक्स्ट कौन सा है, फेसबुक का गेम्स वाला डेटा है। उसके अंदर SSL के अंदर ये क्या है, ये हमारा जीमेल है। जीमेल के अंदर ये क्या है, आपका गूगल डॉक्स है। डॉक्स के अंदर ये क्या है, ये गूगल डॉक्स है। डॉक्स के अंदर ये हमारा अपलोड वाला डेटा है और ये हमारा डाउनलोड वाला डेटा है। इस प्रकार से वो आपको आइडेंटिफाई करा देगा। अब आप यहाँ पे एक्शन डिफाइन कर सकते हो कि एक्शन में क्या, कि अगर चैट है तो ब्लॉक कर दो, अपलोड है गूगल ड्राइव में ब्लॉक कर दो, डाउनलोड है तो ब्लॉक कर दो। तो एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी हमारा क्या बनेगा, सेशन बनेगा, उस सेशन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से हम एक सेशन को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये SSL है, ये जीमेल है, ये डॉक्स है, ये अपलोड है, ये गूगल डॉक्स का अपलोड है और ये गूगल डॉक्स का डाउनलोड है। उसी प्रकार ये SSL है, ये फेसबुक है, ये फेसबुक चैट, पोस्ट, ये गेम्स, तो चैट को हम और गेम्स को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक। तो आइडेंटिफाई कराएगा, मॉनिटर कराएगा और कंट्रोल कराएगा।
एप्लीकेशन कंट्रोल ऑन चेक पॉइंट फायरवॉल। तो यहां तक आप कर पाओगे क्या? आपने यूजर को आइडेंटिफाई किया, डेटा को प्लेन टेक्स्ट में लेके आए, यूआरएल को रोक लिया, फाइल कौन सी डाउनलोड करनी नहीं करनी वो आप कंट्रोल कर सकते हो, वायरस वगैरह को ब्लॉक करोगे। वायरस के अलावा अब बात आती है एप्लीकेशन की, कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, कौन सी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, तो वो आप एप्लीकेशन कंट्रोल की मदद से यहाँ पे हम ब्लॉक कर सकते हैं। डन हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सेंड ब्लास्ट। तो सेंड ब्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेंड ब्लास्ट। सेंड ब्लास्ट क्या है ये हम जान लेते हैं, तो उसके लिए रहेगा डायग्राम हमारा। तो नेक्स्ट है सेंड ब्लास्ट। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेंड ब्लास्ट, या इसको बोलते हैं सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंड ब्लास्ट या सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन है क्या, ये समझते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पे रहेगा कि हमारे पास एक पीसी है, पीसी को हमने कनेक्ट किया है चेक पॉइंट के साथ, और चेक पॉइंट को हमने कर दिया इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। तो डायग्राम हमें थोड़ा खुला खुला चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं साइड में। तो हम पढ़ रहे हैं सैंड ब्लास्ट या फिर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। हमारे पास है पीसी, पीसी से चेक पॉइंट, चेक पॉइंट से इंटरनेट, और इंटरनेट से पब्लिक सर्वर। तो एक होता है हमारा, यानी सबसे पहले बात करते हैं बिना सैंड ब्लास्ट के। तो हमारे पास हो गया नॉर्मल फायरवॉल। नॉर्मल फायरवॉल पे हम बनाते हैं रूल, और रूल रहता है ये कि अगर नॉन अटैक है, जिस अटैक को तुम जानते हो, तो एक्शन उसे क्या कर दो, डिनाई कर दो। तो नॉर्मल फायरवॉल पे हम जो है बताते हैं नॉन अटैक को डिनाई कर दो। नॉन अटैक किससे पता चलेगा हमें? नॉन अटैक हमें पता चलेगा सिग्नेचर से। और हमारे पास सिग्नेचर्स यहाँ पे हो गए कि यदि डेटा में इस प्रकार का, इस प्रकार का या इस प्रकार का कोई पैटर्न आता है तो उसे डिनाई कर देना है। अब जो यूजर है, तो यूजर हमारा हो गया, यूजर थ्रू फायरवॉल के पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास फाइल आई, फाइल हमारे नॉन अटैक से मैच नहीं हुई तो उसे क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। यानी नॉन जो अटैक से मैच ही नहीं हुई तो वो हमारा अलाउ हो गया। तो जिस फाइल में कोई वायरस है ही नहीं तो वो हमारी अलाउ हो गई। अब मान के चलो फाइल के अंदर हमारा वायरस अथवा स्पाईवेयर अथवा बॉट है, इनमें से कोई भी फाइल आई जो हमारे किससे मैच कर गई, जो हमारे नॉन अटैक से मैच कर गई, तो इसको डिनाई कर दिया जाएगा।
तो नॉर्मल फाइल नॉर्मल फायरवॉल, जो हमारा नॉर्मल फायरवॉल होता है वो नॉन अटैक को डिनाई करता है। हो गया। उसके पश्चात अब मान के चलो इस फाइल के अंदर एक अटैक आया जिसको हम बोलते हैं अननोन अटैक, या तो ये हमारा हो गया ये, यानी कि अननोन अटैक, या इसको बोलते हैं ZDA, जीरो डे अटैक। तो अननोन अटैक बोलो या ZDA, तो ये हमारा हुआ। तो अननोन अटैक, ये जीरो डे अटैक फाइल के अंदर आया, वो हमारे नॉन अटैक से मैच नहीं किया और वो क्या हो गया, अलाउ हो गया, और सिस्टम हमारा हो गया कॉम्प्रोमाइज। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें अपने नेटवर्क को इस ZDA से बचाना है। तो उसके लिए नॉर्मल फायरवॉल इसको नहीं रोक सकता, तो हमें चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, हमें चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो हमारा है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होता है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, और वही सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन को बोला जाता है सैंड ब्लास्ट, बोला जाता है यहाँ पे सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन या सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचा जाता है। तो हमने अपने चेक पॉइंट पे सैंड ब्लास्ट नेबल कर दिया। तो जब सैंड ब्लास्ट नेबल करते हैं तो हम यहाँ पे बनाते हैं सैंड ब्लास्ट रूल, और सैंड ब्लास्ट रूल ये कहता है कि अगर क्या है, अननोन अटैक है, अगर अटैक अननोन है, अननोन अटैक है, तो एक्शन ये रहेगा कि सेंड कर दो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सेंड कर दो, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड, क्लाउड को वो इंफॉर्मेशन, सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड, क्लाउड को वो इंफॉर्मेशन भेज दो। तो सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड, क्लाउड को वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेज दो। ठीक है। तो अब ये करने के पश्चात ये रूल हमने बना दिया। अब फिर से वो फाइल को लेके आओ। तो हमारे पास फाइल आई जो नॉन अटैक से मैच नहीं हुई, किससे हो गई, अननोन अटैक के साथ मैच हो गई। तो सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड, अब जो क्लाउड है जिस वेंडर का फायरवॉल उसका क्लाउड होगा। तो यहीं पे आपका चेक पॉइंट का क्लाउड, चेक पॉइंट क्लाउड स्लैश डेटा सेंटर होगा। तो चेक पॉइंट का क्लाउड अथवा डेटा सेंटर यहाँ पे हो गया, डन हुआ। तो इतना करने के पश्चात अब ये इंफॉर्मेशन किसको भेज दी जाएगी कि ये XYZ फाइल है और जिसके अंदर हमें क्या मिला है, ये अननोन अटैक ZDA मिला है। अब ये वाली फाइल जिसके अंदर आपके पास क्या था, जीरो डे अटैक आया है, ये क्लाउड को दे दी जाएगी। अब क्लाउड यानी डेटा सेंटर के अंदर चेक पॉइंट ने अपने इंजीनियर्स बिठा रखे होंगे, तो वहां पे उन्होंने अपने बिठा रखे हैं, इंजीनियर्स बिठा रखे हैं। वो इंजीनियर्स ये डिसाइड करेंगे कि जो ये आया है ये क्या है, ये एक नया टाइप ऑफ वायरस है, उसका क्या निकाला जाएगा, एंटी वायरस निकाला जाएगा। ठीक है। और उसी एंटी वायरस को फिर जो भी आपका
तैयार हुआ है एंटीवायरस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीवायरस अपडेट। तो ये हमारा हो गया एंटीवायरस अपडेट, और ये अपडेट आपके फायरवॉल पे जाएगा। जब ये अपडेट फायरवॉल पे गया, वो उसे स्वीकार करेगा, डेटाबेस में ले आया, और अब ये नॉन हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगता है वो 3 से 5 मिनट का हर एक वेंडर ये कहता है 3 से 5 मिनट के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक क्या होता है, जब तक अपडेट नहीं आएगा तो फाइल जिसके अंदर क्या है हमारा ZDA है, 0 डे अटैक है, 0 डे अटैक है, तो बिफोर अपडेट, बिफोर बिफोर अपडेट ZDA विल बी अलाउ, 0 डे अटैक अलाउ होगा, और आफ्टर अपडेट के पश्चात 0 डे अटैक विल बी डिनाई, 0 डे अटैक डिनाई हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 मिनट लगेंगे। तो यही प्रोसेस हमारी कहलाती है सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या सैंड ब्लास्ट। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या सैंड ब्लास्ट के अंदर हम अपने फायरवॉल पे रूल बनाते हैं कि अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड को दे दो ताकि वो तुम्हें अपडेट दे सके। तो पोलो अल्टो इसी चीज को वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है, सिस्को टालोस के नाम से बेचता है, चेक पॉइंट सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचता है, जबकि है ये सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर एक फायरवॉल या आईपीएस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। तो ये है हमारा यहाँ पे सैंड ब्लास्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर एक्सेल। तो क्लस्टर एक्सेल क्या है, तो अभी तक हम एक ही फायरवॉल का यूज करते आए हैं। तो अभी तक आपने क्या जाना कि फायरवॉल क्या है ये आप जानोगे, ठीक है। लैब कैसे बनाएंगे, वो स्टैटिक राउटिंग, रिप ओएसपीएफ, IPv6 स्टैटिक डिफॉल्ट, रिप ओएसपीएफ, जोन, टाइम बेस रूल, नेटिंग IPv4v6 पे VPN आपने सीखा या सीखेंगे। फिर रिमोट एक्सेस VPN सीखेंगे, ये आइडेंटिटी अवेयरनेस को से यूजर को आइडेंटिफाई, इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना, यूआरएल फिल्टरिंग, कौन सा यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डाउनलोड अपलोड हो सकती है, वायरस आएगा तो उसे ब्लॉक करेंगे, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करके अनवांटेड एप्लीकेशन को ब्लॉक करेंगे। सैंड ब्लास्ट में अभी आपने सीखा कि नॉन अटैक के साथ साथ अननोन अटैक से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचाएंगे, ये हमारा रहा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लस्टर एक्सेल। अब क्लस्टर एक्सेल क्या है, यहाँ पे अभी तक एक फायरवॉल आप यूज कर रहे हो, यानी हमारे पास हो क्या पीसी, चेक पॉइंट, और ये हमारा इंटरनेट हो गया। अब हमारे यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए हम एक फायरवॉल नहीं, हम 2 फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने चेक पॉइंट के अंदर क्या बना दिया, क्लस्टर बना दिया। तो ये हमारा हो गया। इन दोनों को ऐसे ग्रुप में डिप्लॉय कर देंगे, यानी कि आपने क्लस्टर एक्सेल डिप्लॉय कर दिए। इनमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राइमरी आपका एक्टिव रहेगा और सेकेंडरी हमारा स्टैंड बाय रहेगा। डन हुआ। अब प्राइमरी फायरवॉल पे जो कनेक्शन बनेगा वही सेकेंडरी के साथ रेप्लिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे जो वीपीएन बनेगा वो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट। यहाँ पे जो आर्फ टेबल बनेगी वो इधर रेप्लिकेट हो जाएगा। यानी कि एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ सेशंस, रियल टाइम सेशंस रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो पहले जो है हमारा ट्रैफिक, फर्स्ट ट्रैफिक प्राइमरी से बाहर जाएगा। यदि प्राइमरी डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी स्टैंड बाय से आपका एक्टिव हो जाएगा, और फिर हमारा यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो नए वाले एक्टिव से, ट्रैफिक आपका नए वाले एक्टिव से बाहर आपका जाएगा। तो क्लस्टर से हमें क्या मिल रहा है, एच ए हाई अवेलेबिलिटी। या फायरवॉल 1 लेके जाए या फायरवॉल 2 लेके जाए, हमें इनटू आउट, आउट टू इन एक्सेस यहाँ पे रहेगा। तो एच ए को ही यहाँ पे चेक पॉइंट के अंदर क्या बोला जाता है, क्लस्टर, या बोले तो क्लस्टर एक्सेल बोला जाता है। डन हुआ। तो वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। फिर है हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड लॉगिन, यानी सर्टिफिकेट बेस्ड लॉगिन का मतलब ये है, नॉर्मल मैनेजमेंट पे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आप सर्टिफिकेट के द्वारा लॉगिन कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ। तो अभी हमने किया किसके बारे में, कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन। कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन की कोर्स के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं ये हमने डिस्कस किया। जो जो होता जाएगा साथ के साथ यहाँ पे मेंशन हम करते जाएंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल इंट्रोडक्शन से। कोई प्रश्न है तो बोलो, वरना सेशन फिनिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, और हम कल करेंगे यहाँ पे फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक है। पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और चेक पॉइंट ओवरव्यू के बारे में फीचर्स यही रहेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। हेलो। हाँ बोलो। सर, चेक पॉइंट फार्मूला में बीजेपी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्या? होता है, अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है, तो इसीलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या कवर होगा, ताकि पीछे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल ओवरव्यू, जिसके अंदर रहेगा फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे प्रश्न कि हमारा फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल क्या है ये समझने के लिए पहले हम डायग्राम की मदद लेंगे। और डायग्राम की मदद इस प्रकार से है कि हमारे पास हो यहाँ पे एक पीसी को कनेक्ट किया स्विच से, स्विच से कनेक्ट कर दिया राउटर, राउटर से हमने एक अनदर राउटर, राउटर से स्विच, और स्विच से हमारा, इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग दे सकते हो 92.168 192.168.101.100 192.168.101. यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेन इंटरफेस है। तो वेन इंटरफेस पे आप यहाँ पे दे दोगे कि 192.168 लेन के अंदर 192.168
168 इस प्रकार से ये क्या दे दिया, आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर दी। आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग के पश्चात नहीं, जो कंटेंट है वो हमने कल डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में नहीं हो पाएगा। कोर्स कंटेंट हम क्या कवर करने वाले हैं वो कल के वीडियो में बता दिया था, ताकि एक क्लियर पिक्चर रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो क्या है वो कल का वीडियो देख लो या वेबसाइट पे जाके देख लो कि हम ये कवर करने वाले। तो ये हमारा हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हम जब आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर देंगे तो होगा ये कि PC1 कम्युनिकेट करेगा PC2 के साथ और 2 कम्युनिकेट करेगा 1 के साथ, यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। तो अब क्या करना है, ये तो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो ही जाएगी जब आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग करोगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बदल गई कि PC1 2 से कम्युनिकेट करे लेकिन 2 1 से कम्युनिकेट ना करे। इस फंक्शनलिटी के लिए हम राउटर को हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, फायरवॉल लगाएंगे। ये फायरवॉल लगा दिया। आप एक की जगह 2 फायरवॉल भी लगा सकते हो, एक बना सकते हो प्राइमरी, एक बना सकते हो सेकेंडरी। तो इस प्रकार भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो फायरवॉल क्या करेगा, अब जब आपने राउटर को हटा के फायरवॉल लगाया, फायरवॉल एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, यानी आप HA भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर फायरवॉल पे हमने लगाना है, तो फायरवॉल जो लगाओगे फायरवॉल पे आपने कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसी। पॉलिसी होगा कुछ इस प्रकार से कि यदि हमारा सोर्स नेटवर्क कितना होता है, सोर्स नेटवर्क 192.168.101.x होता है और डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा जो है, डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.x होता है। तो एक्शन के अंदर हमने क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आपने बताया वैसा ही फायरवॉल करेगा, PC1 से 2 कम्युनिकेट करेगा लेकिन 2 से 1 कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं करेगा। तो अब क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, जो हमें समझना था वो काम पूरा हो गया। कि जब कोई पूछता है फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल आप एक भी लगा सकते हो या मल्टीपल भी लगा सकते हो। तो फायरवॉल एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जब आप HA के अंदर लगा रहे हो, जो मैनेज करेगा एक्सेस को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच में। आपके पास, हमारे पास एक नेटवर्क 101, दूसरा 102, तो कौन सा नेटवर्क किससे कम्युनिकेट करेगा ये कौन बताएगा आपको, ये यहाँ पे फायरवॉल बताएगा, या फायरवॉल पे आपने डिफाइन करना है। फायरवॉल हो सकता है हार्डवेयर। तो अब फायरवॉल के टाइप कैसे हो सकते हैं, तो फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। हार्डवेयर कब होगा, जब आप राउटर को रिप्लेस करोगे तो उस टाइम पे फायरवॉल हार्डवेयर फॉर्मेट में होगा। सॉफ्टवेयर कब होगा, कई बार हम अपने PC पे अथवा सर्वर पे क्या इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस। तो जब आप एंटी वायरस इंस्टॉल करोगे एक सर्वर पे या PC पे, तो उस टाइम पे वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रहेगा। तो वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, वर्चुअल अप्लायंस रहेगा तब जैसे कि हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड हो गए, जैसे कि VM वेयर का ESXi सर्वर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, Amazon वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। तो ये हमारे पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड पे आप सर्वर डिप्लॉय करोगे, उस सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फायरवॉल यूज करोगे, लेकिन वो कैसा रहेगा, आपका वर्चुअल रहेगा। तो फायरवॉल आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस वर्तमान समय में हो सकता है। तो जब हमें पता चल गया फायरवॉल क्या है,
अब बात आती है यहाँ पे फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में। तो फायरवॉल टेक्निक्स यानी कि वर्तमान समय में जो फायरवॉल है वो कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपका पैकेट फिल्टरिंग हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर हो सकता है, स्टेटफुल फायरवॉल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो सकता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को ही सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन बोलते हैं, जो कल आपको बताया है। और यही चेक पॉइंट के अंदर आपका क्या है, यही चेक पॉइंट के अंदर आपका है सैंड ब्लास्ट के नाम से बेचा जाता है। तो चेक पॉइंट फायरवॉल के अंदर सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी है और उसी को वो बेचते हैं किस नाम से, सैंड ब्लास्ट के नाम से, जो कल आपको समझाया था। तो अब जानते हैं पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल आपका क्या है। तो तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पैकेट फिल्टरिंग क्या है। तो पैकेट फिल्टरिंग क्या है, जब आपने सीसीएनए पढ़ा था, ठीक है, तो सीसीएनए के अंदर हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है उसके अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है। तो उसी पैकेट फिल्टरिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है एसीएल की मदद से। और जब हम पैकेट फिल्टरिंग करते हैं तो आप लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग यहाँ पे कर सकते हो ओएसआई मॉडल के अंदर। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट एसीएल आप बना सकते हो पैकेट को फिल्टर करने के लिए, जैसा कि आपके सामने है। तो सीसीएनए के अंदर जरूरी नहीं हम सारे पढ़ें, बट हाँ एक्सेस लिस्ट आप अवश्य पढ़ते हो। तो पैकेट फिल्टरिंग बोलो या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो, स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को फिल्टर किया जाता है एसीएल से। पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक ओएसआई मॉडल के अनुसार, ठीक है। एक्सेस लिस्ट आप बना सकते हो, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, नेम्ड एक्सेस लिस्ट, टाइम बेस एक्सेस लिस्ट, इतने प्रकार की एक्सेस लिस्ट बना के आप जो है ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो। और भी हमारी बनती हैं, और किस प्रकार से रहेंगी, और हमारी रहेगी डायनेमिक एक्सेस लिस्ट, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और टीसीपी एक्सेस लिस्ट आप बना सकते हो। डन हुआ। जब हम ये कर लेंगे तो इससे हमें क्या फायदे होंगे, तो फायदे आपके सामने हैं। एडवांटेजेस, तो एसीएल को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उसका एग्जांपल ये है। इजी टू इम्प्लीमेंट क्यों है कि मेरे पास हो गया पीसी जो कनेक्टेड है वाया स्विच के एक राउटर से, फिर वो वाया स्विच के कनेक्टेड है एक सर्वर से। तो पीसी मेरा हो गया सोर्स, पीसी हो गया मेरा सोर्स, पीसी हो गया सोर्स और सर्वर हो गया डेस्टिनेशन। 0/0 और 0/1। 0/0 पे हमने ट्रैफिक को इन किया और यहां से आउट होगा ट्रैफिक। तो यदि ये सर्वर हमारा HTTP का है, तो HTTP का है तो हमें क्या करना है, अलाउ करना है TCP का 80 अलाउ करना है। यदि ये सर्वर HTTPS का है तो अलाउ करना है TCP 443। यदि ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है तो हमने अलाउ करना है TCP का 25। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि आपको एप्लीकेशन का पोर्ट पता है तो ये आपके लिए लगाना इजी टू इम्प्लीमेंट है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे कह सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये काम हम कर किससे करेंगे, एसीएल के द्वारा। तो एसीएल आप स्विच पे भी लगा सकते हो और आप राउटर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो स्विच को छोड़ो तो यहाँ पे राउटर लगा हुआ है हमारा। तो हर कंपनी के अंदर राउटर तो होता ही है। और अगर आपका राउटर
ACL कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है तो आपको अलग से डिवाइस खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी आपके लिए रहेगा। तो ये तो हो गई एडवांटेज। अब एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है हमारा? डिसएडवांटेज है नॉट स्केलेबल। तो नॉट स्केलेबल क्या है? और यानी कि ये नॉट स्केलेबल है और कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करना कठिन है। अब इसका क्या मतलब है? तो वो जानने के लिए डायग्राम की मदद डायग्राम का एग्जांपल लेंगे। नॉट स्केलेबल का मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलो आपके पास 100 सोर्स हैं और 10 डेस्टिनेशन हैं और 10 सर्विस हैं, तो आपको ACL एंट्रीज कितनी करनी पड़ेंगी? तो ACL एंट्रीज कितनी होंगी? तो सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई सर्विस से। तो 100 गुना 10,000 गुना 10, 10,000। तो हमें 10,000 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो 10,000 एंट्रीज को डालना आसान काम नहीं है, तो ये स्केलेबल नहीं है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट जटिल है क्रिएट और मेंटेन करना। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि मेरे पास एक हो गया यहाँ पे पीसी को मैंने वाया स्विच के राउटर से कनेक्ट किया और राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। अब इस पे मैंने अलाउ किया, राउटर पे मैंने ACL लगा के अलाउ किया UDP53। अब कोई भी क्लाइंट जो है वो क्या करेगा? DNS की क्वेरी बनाएगा, उस पे UDP का हेडर लगाएगा और यूडीपी पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करके इसके हिसाब से वो क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो DNS की क्वेरी अलाउ हो गई। अब कोई भी अटैकर यूज करेगा टोरेंट का एप्लीकेशन, जिसको UDP53 में इनकैप्सुलेट कर देगा, इस ACL को यूज करके वो भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो जब हम बनाते हैं ACL में अलाउ करते हैं पोर्ट, जो भी पोर्ट आपने अलाउ किया है तो पोर्ट नंबर 50 पे DNS और टोरेंट सब कुछ चलेगा। आप ऐसी ACL नहीं बना सकते कि वो DNS को तो अलाउ करे, DNS को तो अलाउ करे, टोरेंट को अलाउ ना करे। DNS को अलाउ करे, टोरेंट को अलाउ ना करे। डन हुआ। ये हमारा ACL में नहीं बन सकता। तो वही है कि आप इस तरह की ACL नहीं बना सकते कि ये चले ये ना चले, ये बनाना मुश्किल है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग के बारे में। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर को यहाँ पे पढ़ने से पहले हम डायग्राम की मदद लेंगे। डायग्राम में हम जानना चाहते हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर जब हम लगाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास होता है एक लेन जिसको हम स्विच से कनेक्ट करते हैं। स्विच से हो गया हमारा राउटर और राउटर से हम कनेक्ट करते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर और ये लेन के अंदर हमने क्या लगा दिया? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर दो प्रकार से डिप्लॉय होता है। एक एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसके सर अंदर, नीचे का सॉरी नीचे कंटेंट थोड़ा आ नहीं रहा सर वो तो वो बोर्ड पे। अपनी स्क्रीन को थोड़ा सही वे में एडजस्ट करो। सर मैंने फुल स्क्रीन ही कर रखा है। हाँ, आ गया? हाँ या ठीक है। तो पहला तरीका होता है एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम करते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन
की जाती है। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे मेथड होता है फायरवॉल को लगाने का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, जिसके अंदर करते हैं गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आप क्लाइंट कॉन्फ़िगर करोगे या गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे। तो क्लाइंट कॉन्फ़िगर करोगे तो वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, और गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी कहलाएगा। अब जो ये प्रॉक्सी सर्वर आपने लगाया है, इस प्रॉक्सी सर्वर पे हम डिफाइन करते हैं पॉलिसीज, और पॉलिसीज कुछ इस प्रकार से आपकी होंगी कि ये हो गया हमारा यहाँ पे इंटरनेट पे क्या है, गूगल हो गया और फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब। तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, मैंने दो का नाम लिख दिया। तो प्रॉक्सी सर्वर पे पॉलिसी बनाएंगे। अगर कोई किसके पास जाता है, गूगल के पास जाता है, अलाउ कर दो, और यूट्यूब के पास जाता है तो उसे डिनाई कर दो। ये पॉलिसीज प्रॉक्सी सर्वर पे बनेगी। तो पहला तरीका हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, और क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज दिया कि मेरे को गूगल पे जाना है, तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आई। प्रॉक्सी देखेगा गूगल अलाउ है, तो जब गूगल अलाउ है तो प्रॉक्सी सर्वर खुद रिक्वेस्ट भेजेगा वाया राउटर के, क्योंकि राउटर गेटवे का काम कर रहा है, तो गूगल को बच जाएगा। गूगल रिप्लाई भेजेगा प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर फिर उस रिप्लाई को भेज देगा क्लाइंट को। चला गया। तो जब हम एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी की बात करते हैं तो क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देता है। प्रॉक्सी सर्वर की पॉलिसी जो कहती है अलाउ तो अलाउ, डिनाई डिनाई तो डिनाई। तो अलाउ किया तो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे, इंटरनेट से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर, इस प्रकार से आपका जाएगा। तो गूगल तो चल गया। या ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट भेजे कि मेरे को किस पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। प्रॉक्सी देखेगा यूट्यूब की पॉलिसी कहती है डिनाई, तो अब प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट को जवाब देगा कि यूट्यूब को आप एक्सेस नहीं कर सकते, यूट्यूब डिनाई है। तो क्लाइंट को यूट्यूब एक्सेस नहीं होगा। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा। दूसरा मेथड आप प्रॉक्सी सर्वर को डिप्लॉय करने का ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी की तरह यूज कर सकते हो, जिसमें गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन होगी। जब ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है तो रिक्वेस्ट जाएगी गेटवे के पास कि मेरे को गूगल पे जाना है, तो गूगल की रिक्वेस्ट गेटवे पे गई। गेटवे इस रिक्वेस्ट को भेज देगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी देखेगा रिक्वेस्ट किसकी है, गूगल की है, अलाउ है। अब वो खुद रिक्वेस्ट भेजेगा, गूगल को भेजेगा। गूगल उसका रिप्लाई प्रॉक्सी को देगा, और अब प्रॉक्सी उस रिप्लाई को क्लाइंट को दे देगा। इस प्रकार से होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सी सर्वर पे आप पॉलिसी बनाओगे, कौन सी वेबसाइट या यूआरएल अलाउ है, कौन सा अलाउ नहीं है। अब रिक्वेस्ट को लाने के लिए या तो आप क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करोगे। जब क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी हो गया, या रिक्वेस्ट को इधर लाने के लिए गेटवे को कॉन्फ़िगर करोगे। तो कोई भी मेथड आप यूज करोगे, जब क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, गेटवे को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यहाँ पे रहेगा। डन हुआ। अब बट सर, इस सॉल्यूशन को हम कब यूज करेंगे? मतलब ये काम तो ऐसे फायरवॉल भी कर सकती है ना सारा। मतलब वाई वी आर, हमें ये प्रॉक्सी सर्वर की कब जरूरत पड़ेगी? देखो, अब तुम्हें पता चल गया है अभी कि ये हम्म, काम हम फायरवॉल पे कर सकते हैं।
तो प्रॉक्सी हम्म। सर्वर हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब ये फीचर फायरवॉल के अंदर नहीं होता था, तब हम क्या यूज करते थे? प्रॉक्सी सर्वर यूज करते थे। आ गया समझ में? ओके। अभी तो ठीक है। आपके फायरवॉल में आपको मिल गया कि ये काम फायरवॉल कर सकता है, आईपीएस का काम भी फायरवॉल कर सकता है। तो अभी सभी फीचर फायरवॉल के अंदर आ चुके हैं, तो हमें हम्म। इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नहीं आते थे तो अलग से एक सर्वर लगता था और उसको यूज करना ही पड़ता था हमें, यदि यूआरएल एक्सेस को कंट्रोल करना है। ठीक है। ठीक है। दूसरा दूसरा कि अब एक तो काम ये प्रॉक्सी सर्वर हो गया, और यही काम कौन कर रहा है? हमारा फायरवॉल कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि जो फायरवॉल है वो केवल क्या कर सकता है? यूआरएल फिल्टर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर कैन डू मोर देन यूआरएल फिल्टरिंग। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक तो यूआरएल फिल्टर भी आपको देगा, प्लस में वो आप क्या लगा सकते हो? वॉल्यूम बेस एक्सेस आप लगा सकते हो, जो कि फायरवॉल हमें नहीं देगा। वॉल्यूम बेस एक्सेस का मतलब ये है कि आपने कह दिया कि YouTube अलाउ है। YouTube अलाउ है, कब तक अलाउ है? YouTube अलाउ है आपका, YouTube ये अलाउ है, लेकिन कंडीशन ये लगा दी, YouTube अलाउ है केवल 1 GB डाउनलोड, 1 GB मतलब सर्फिंग तक। जब तक यूजर YouTube देख रहा है, और YouTube देख रहा है जब तक वो 1 GB डेटा का क्या करता है? सर्फिंग करता है, तब तक वो अलाउ है। अगर 1 GB से ज्यादा होता है उसका एक्सेस, तो उसको क्या कर दो? उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो, या उससे ज्यादा की यूट्यूब एक्सेस क्या कर दो? डिनाई कर दो। तो ये फायरवॉल कभी नहीं लगा सकता, ये प्रॉक्सी सर्वर ही लगाएगा। तो नॉर्मल फायरवॉल के यूआरएल फिल्टरिंग में और प्रॉक्सी सर्वर के यूआरएल फिल्टरिंग में ये अंतर है कि फायरवॉल आपको यूआरएल फिल्टरिंग के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं देगा, जबकि प्रॉक्सी सर्वर यूआरएल फिल्टरिंग के साथ साथ वॉल्यूम बेस्ड एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो सर चेक पॉइंट भी प्रॉक्सी सर्वर की सॉल्यूशन देता है? वो पहले नहीं दे मतलब होता था इसमें, मतलब चेक कल पॉइंट की तरफ से भी आता था प्रॉक्सी सर्वर? कल की क्लास देखी या नहीं देखी? कल आए थे या नहीं? सर नहीं, मैंने देखी है। एक्चुअली मैं ज्वाइन आज कर रहा हूँ, बट मैंने कल कल की क्लास चेक करी थी सारी, जो पूरी आपने मैं देखी थी? रिकॉर्डेड वीडियो। जी सर। तो उसके अंदर तो मैंने बताया, अगर तुमने देखी हुई होती तो। सर आई थिंक मिस हो गया वो पॉइंट। चलो, तो चेक पॉइंट फायरवॉल पे यूआरएल फिल्टरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम बेस एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो ये हुआ हमारा प्रॉक्सी सर्वर के बारे में। नेक्स्ट है, अब जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो प्रॉक्सी सर्वर होता है, तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह। इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोला जाता है। प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा अधिकतर यूआरएल फिल्टरिंग की जाती है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। प्रॉक्सी सर्वर की लिमिटेशन क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यदि आपने एक ही प्रॉक्सी सर्वर लगाया वो डाउन हो सकता है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए एक नहीं दो लगाओगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस डिले। आपका थोड़ा सा डिले होगा मिली सेकेंड के अंदर, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसका फिर सॉल्यूशन यही है कि आपको एक गुड कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या लगाना है? प्रॉक्सी सर्वर, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता हो।
वो पता चलेगा, जिससे भी पहले जिस भी प्रॉक्सी सर्वर वेंडर से आप प्रॉक्सी सर्वर ले रहे हो, तो उससे बताओ कि मेरे पास इतने क्लाइंट हैं और मेरे को उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर चाहिए। तो वो क्लाइंट की काउंट के हिसाब से कि इतने यूजर्स हैं, इतने आपकी बैंडविड्थ है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ये प्रॉक्सी सर्वर लेना चाहिए। फिर आता है हमारा यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, ये समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे, बाद में ये पढ़ेंगे। तो हमें समझना है स्टेटफुल फायरवॉल। हमारे पास पीसी हो गया, तो हमारे पास है पीसी। पीसी को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, स्टेटफुल फायरवॉल के साथ, और स्टेटफुल फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया सर्वर के साथ। आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.102.1, 192.168.102.100। ये हमारा हो गया। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा, डायनेमिक पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करेगा, 443 पोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा। तो अब एक पैकेट बनेगा। तो पैकेट बना, उसमें ये कि सोर्स आईपी 192.168.101.100 हो गया हमारा। तो 101.100 डैश और डेस्टिनेशन आईपी 192.168.102.100 हो गया। तो 102.100 हो गया। सोर्स पोर्ट कितना हो गया, 1025। डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया 443। और जब पहला पैकेट जा रहा है, तो पहला पैकेट जाएगा हमारा, तो ये लेयर 3, लेयर 4 और टीसीपी का सिन फ्लैग यहाँ पे जाएगा। ये किसके पास गया, फायरवॉल के पास गया। फायरवॉल जो है एक डेटाबेस बनाएगा। तो फायरवॉल इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक डेटाबेस बनाएगा, जिसमें लिखेगा कि 192.168.101.100 101.100 गया है 192.168.102.100 के पास। सोर्स पोर्ट हमारा 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443 और सिन फ्लैग गया है। इस प्रकार का एक डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस बना के तो पहला पैकेट बनाया, फायरवॉल पे आया, फायरवॉल ने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बना के पैकेट को सर्वर को दे दिया। अब सर्वर रिप्लाई देगा, तो जब रिप्लाई देगा तो ये एक पैकेट बनाएगा। तो सोर्स आईपी जो हमारा होगा 192.168.102.100 सोर्स आईपी हो गया। डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101 गया। रिवर्स में सोर्स पोर्ट हो जाएगा 443, डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा क्लाइंट वाला 1025, और सिन के जवाब में सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट जाएगा। इस प्रकार का क्या बना, पैकेट बना, और ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे फायरवॉल के पास। जब ये फायरवॉल के पास गया, फायरवॉल चेक करेगा, इसके अंदर क्या चेक करेगा, इंफॉर्मेशन। तो ये वाला रिप्लाई पैकेट यहाँ पे बना, और ये चल फायरवॉल के। तो अब चेक करेगा ये कौन आ रहा है, यानी कि 102.100 का 443, 102.100 का 443, और जा रहा है 101.100 के डायनेमिक पे
1.100 के डायनेमिक पे। तो हमारी इंफॉर्मेशन मैच कर गई, यहाँ पे डन हुआ। अब क्या आ रहा है, सिन प्लस एक आ रहा है, तो जब सिन जाता है उसी के पश्चात तो सिन प्लस एक एक्सपेक्टेड है, तो सिन प्लस एक ही आ रहा है। तो जब भी रिप्लाई पैकेट आया फायरवॉल के पास, फायरवॉल ने देखा कौन सा सोर्स आईपी किसके पास जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये इंफॉर्मेशन लेयर 3 इंफॉर्मेशन कौन है, 102.443.102.443, तो लेयर 3 हमारे डेटाबेस से मैच किया। और यहाँ पे आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, आपका आ रहा है 102.100, हमारे डेटाबेस से मैच किया, कौन सा पोर्ट नंबर, लेयर 3 मैच हो गया हमारा। उसके पश्चात कौन सा पोर्ट लेके आ रहा है, 443 तो मैच हो गया, हमारे डेटा जिसके पास गया वही आ रहा है। उसके पश्चात किसके पास जा रहा है, 101 मैच हो गया। 101 के किस पोर्ट के पास जा रहा है, 1025 के पास, 1025, तो यहाँ पे आपका मैच हो गया। तो लेयर 3 इंफॉर्मेशन भी मैच हो गया और लेयर 4 इंफॉर्मेशन भी मैच हो गया। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर इस तरह नहीं आता है तो 102.100 जा रहा है, 102.100 101 के पास जा रहा है, तो 102.100 101 के पास जा रहा है, लेयर 3 मैच। और 443 जा रहा है 1025 के पास, 443 जा रहा है 1025 के पास, तो लेयर 3 मैच, लेयर 4 मैच क्या आ रहा है, सिन प्लस एक। जब सिन गया होता है तो उसके बदले ही सिन प्लस एक आता है, यानी अंदर से जो बाहर रिक्वेस्ट गई थी, ये उसी रिक्वेस्ट का क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, जो हमारे डेटाबेस से मैच कर गया। तो मैच कर गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगी, इसमें से कोई भी लेयर 3 या लेयर 4 इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगी, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी तो मैच कर गया, अब मान के चलो सर्वर रिक्वेस्ट रिप्लाई की जगह क्या भेज देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है। अभी तो मैच किया था, तो मैच किया था तो ये हमारा क्या हो गया, अलाउ हो गया। अब वो रिक्वेस्ट के स्थान, रिप्लाई के स्थान पे रिक्वेस्ट भेज देता है। तो रिक्वेस्ट भेजेगा तो पोर्ट नंबर, रिक्वेस्ट खुद भेज रहा है तो डायनेमिक हो गया। पीसी को आरडीपी करना चाहता है तो 3389 हो गया, और खुद रिक्वेस्ट है तो सेन आएगा। अब इस प्रकार का जो पैकेट है हमारे फायरवॉल पे आया, फायरवॉल मैच करेगा 102 101 पे, लेयर 3 मैच हो गया। डायनेमिक 3389, डायनेमिक 3389 ये वाली इंफॉर्मेशन किससे मैच नहीं हुई, डायनेमिक का 3389, डायनेमिक 3389 ये हमारे से मैच नहीं हुई। मैच नहीं हुई तो ये अलाउ नहीं की जा सकती, ये आपका क्या किया जाएगा, इस पैकेट को अलाउ की जगह डिनाई किया जाएगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी पैकेट आता है वो अपने डेटाबेस में डालता है, डेटाबेस में डालने के पश्चात वो हमारा यहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर देता है। जब भी रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो उसको मैच करता है अपनी इंफॉर्मेशन से, मैच होने पे अलाउ, अदरवाइज डिनाई। तो जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को। जब भी पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल से, स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को स्टेट टेबल के अंदर, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में फॉरवर्ड, फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट तो फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच होता है तो पैकेट को एक्सेप्ट किया जाता है, अन्यथा पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। जो स्टेट टेबल होगी उसको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई स्टेट टेबल कहता है, कोई कनेक्शन टेबल कहता है, कोई सेशन टेबल कहता है, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये रहेगा हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। अब हमें जानना है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल
को समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेंगे, और डायग्राम की मदद कुछ इस प्रकार से है कि कोई XYZ कंपनी है जिसके अंदर पीसी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये यूजर हो गए, वहां पे सर्वर ऑलरेडी लगे हुए हैं, हो गए, इधर भी पीसी लगे हुए हैं और सर्वर वहां पे लगे हुए। सभी पीसी और सर्वर कनेक्टेड हैं किसके साथ? स्विच के साथ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे कर दिया, और ये हो गया राउटर के साथ, इधर भी कनेक्ट कर दिया राउटर के साथ। दोनों राउटर को हम लीज लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों राउटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट के साथ। तो ये हमारा इंटरनेट हो गया, या दोनों राउटर को हम MPLS VPN, इससे भी आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने लगा रखा है राउटर। राउटर पे सबसे पहले आप क्या करोगे? IP एड्रेसिंग करोगे, फिर आप क्या करोगे? राउटिंग करोगे, फिर आप क्या करोगे? नेटिंग करोगे, फिर आप VPN चलाओगे, MPLS VPN भी आप कॉन्फ़िगर करोगे। इतना सारा टास्क हमने दोनों राउटर्स पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब हमें जरूरत हुई, क्या जरूरत हुई? जरूरत ये हुई कि ये दोनों ब्रांच सिक्योर हो जाए। सिक्योर हो उसके लिए हम राउटर को हटाएंगे, और राउटर को हटा के हमने यहाँ पे फायरवॉल लगाना है। तो जैसे ही फायरवॉल लगाएंगे, फिर से IP एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN, MPLS और फिर फायरवॉल पॉलिसीज हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। अब प्रश्न ये है कि जब एड्रेसिंग हो रखा है दोबारा क्यों करें, राउटिंग दोबारा क्यों करें, नेटिंग, VPN, MPLS जब हर चीज हो रखी है तो दोबारा क्यों करें? क्यों ना ऐसा हो कि केवल फायरवॉल पॉलिसीज ही डिप्लॉय करें। तो अगर हमारा टारगेट केवल फायरवॉल पॉलिसी है, नेटवर्क को चेंज करना नहीं चाहते, तो हम जो है यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को लगाया जाता है लेन और गेटवे के बीच में। इस प्रकार से आप लगाओगे, और उसकी कनेक्टिविटी गेटवे की लेन से कनेक्टिविटी तोड़ दोगे। तो अब ट्रैफिक फायरवॉल से जाएगा, फायरवॉल जो कि आपका ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है, और इस फायरवॉल पे ही अब आपने क्या लगा देनी है? इसी फायरवॉल पे आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे पॉलिसीज आपने लगा देना है। तो फायदा क्या हुआ? ना तो हमें राउटर को हटाना पड़ा, ना पीसी पे कोई चेंज करने पड़े। तो बिना नेटवर्क चेंज के हमने अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगा दिया, और जैसी आपने पॉलिसी लगाई है वैसा आपका ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल लगाते ही तब है जब हमें केवल और केवल फायरवॉल पॉलिसीज डिप्लॉय करना हो और नेटवर्क को चेंज नहीं करना हो। तो जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है ये लेयर 2 पे काम करता है, या फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक के आधार पे। लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता होती है कि वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक। दूसरे वेंडर्स के अंदर ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है सेम नेम के साथ, या तो सेम नाम होगा या डिफरेंट नाम होगा, जैसे कि वर्चुअल वायर। फायदा क्या है? फायदा ये है यहाँ पे कि आप डिप्लॉय करते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना रीएड्रेस किए सराउंडिंग डिवाइस को, बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, यदि आप नेटवर्क को रीडिजाइन नहीं करना चाहते, सराउंडिंग डिवाइस को रिकॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते, तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके जी। तो सर ये मैं हो। सर बल्कि सर मेरे इसमें क्वेश्चन है। हम्म, आप कह रहे हो कि लेयर 2 से लेयर 7 इट्स स्टिल इट कैन फिल्टर, राइट? बट सर बिल्कुल। फिर उसमें हमें हमें कोई लेयर 3 इंटरफेस भी तो देना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाउ इट विल टेक द, मतलब वो फॉरवर्डिंग कैसे करेगा, मतलब डिसीजन कैसे लेगा फिल्टरिंग का? मान लो अरे लेयर 3 पे लेना हो उसको, लेट्स से। देखो,
हाँ जी। जो पीसी है उसको हम्म। स्विच को हमने फायरवॉल से लगाया, फायरवॉल से हमने राउटर लगाया। अब यहां से इनके बीच में क्या भेजे जाएंगे? फ्रेम्स जाएंगे, ऐसा ही होगा ना? हम्म। अब जो फ्रेम होगा उसके अंदर क्या होगा? लेयर 2 हेडर होगा, लेयर 3 हेडर हम्म। होगा, लेयर 4 हेडर होगा और आपका सेगमेंट वगैरह होगा। तो जो यहाँ पे हम पॉलिसी लगाएंगे तो वो इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है। जो आपने अलाउ किया वो अलाउ, जो डिनाई किया डिनाई, जो अलाउ किया अलाउ, डिनाई किया डिनाई। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे हो गई फिर? तो फॉरवर्ड तो एक इंटरफेस से आएगा, दूसरे पे चला जाएगा, इसमें ज्यादा जोर देने वाली बात है ही नहीं। तो फॉरवर्ड करने के लिए हमें लेयर 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल होता है वो सिंपल 1 और 2, इसको मानो कि वो 2 पोर्ट का क्या होता है? स्विच होता है। एक से आएगा दूसरे से भेज देगा। लेकिन भेजने से पहले जो आपने क्या डिफाइन कर रखी है? पॉलिसीज डिफाइन कर रखी है। जैसा पॉलिसी में बता रखा है, जो मैच करेगा वो अलाउ हो जाएगा, और जो जो हमारे रूल से अलाउ रूल से मैच करेगा वो अलाउ, और जो डिनाई से मैच करेगा वो डिनाई कर दिया जाएगा। ठीक है? श्योर। ओके सर। तो ये हमारा हुआ। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारा फायरवॉल क्या है और वो कौन कौन सी वर्तमान समय में फायरवॉल टेक्निक है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मैं अच्छी तरह से कल बता चुका हूं, उसका वीडियो आपने कल वाली क्लास से देखना है। तो फायरवॉल क्या है, ओवरव्यू और टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। गाया फीचर्स, वैसे तो कि ये सारे गाया के फीचर्स ही हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, आज एक बार और हाईलाइट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं चेक पॉइंट गाया ओवरव्यू के बारे। जो फीचर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे जो फीचर्स हैं सबसे पहले हम भागों में डिवाइड कर देते हैं कि जो चेक पॉइंट गाया फीचर्स हैं उसको हम दो में डिवाइड करेंगे। तो जो पहले फीचर्स जिनके लिए हम जिनको मेंशन करेंगे अलग अलग कलर, फायरवॉल फीचर्स प्लस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल फायरवॉल फीचर क्या लिखोगे, या हम यहाँ पे बताएंगे कि जो चेक पॉइंट फायरवॉल है या गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है चेक पॉइंट, वो आपका कैसा फायरवॉल है? स्टेटफुल फायरवॉल है। यानी कि हर वेंडर की तरह वो स्टेटफुल फायरवॉल भी है। दूसरा, स्टेटफुल फायरवॉल के साथ साथ इसको आप CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CLI और GUI के द्वारा क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको ये प्रोवाइड करेगा IP वर्जन 4 राउटिंग। तो आपको मिलेगा IP वर्जन राउटिंग, यहाँ पे मिलेगा IP वर्जन 4 राउटिंग अंदर आपको मिलेगा जैसे कि स्टैटिक हो गया, IP के अंदर हमारा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग। ठीक है? स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, रिप चला सकते हो, BGP भी आप चला सकते हो। उसके साथ साथ ये आपको IP की राउटिंग प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक, डिफॉल्ट और रिप की राउटिंग आप कर सकते हो। आप यहाँ पे आईपी वर्जन 4 IP वर्जन 4 पे आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकते हो।
आईपी वर्जन 6 पे आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकते हो। आप यहाँ आईपी सेक वीपीएन बना सकते हो। ठीक है, आईपी सेक वीपीएन आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन या बोले तो एसएसएल वीपीएन आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे एच जिसको बोला जाता है क्लस्टर एक्सेल क्लस्टरिंग आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डन हुआ। आप यहाँ पे VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जो एच है उसके अंदर आपको एक्टिव पैसिव यानी कि एक्टिव स्टैंड बाई और एक्टिव एक्टिव दोनों आपको मिलेंगे। ये तो हो गए नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स जो कोई भी फायरवॉल आपको दे देगा। तो ये वो फीचर हो गए जो हर वेंडर का फायरवॉल आपको यहाँ पे देगा। अब बात आती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्रिप्शन। तो डिक्रिप्शन कर सकते हो जिसको बोला जाता है यहाँ पे HTTPS इंस्पेक्शन बोलो या SSL का डिक्रिप्शन। तो HTTPS इंस्पेक्शन बोलो इसको या फिर SSL डिक्रिप्शन। डन हुआ। ये फीचर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होता है। उसके पश्चात डिक्रिप्शन जब आप कर दोगे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो कंटेंट अवेयरनेस। अब इसी चीज को दूसरे वेंडर के अंदर यानी जो SSL डिक्रिप्शन है वो कौन बेच कहता है, पोलो अल्टो। इंस्पेक्शन कौन कहता है, चेक पॉइंट। एप्लीकेशन कंट्रोल कौन कहता है, चेक पॉइंट कहता है। और इसी चीज को दूसरे वेंडर ऐप आईडी के नाम से बेचते हैं। तो हम ये जो फीचर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ये हर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर अवेलेबल रहेंगे। SSL डिक्रिप्शन, एप्लीकेशन कंट्रोल, कंटेंट अवेयरनेस। उसके पश्चात आपका यहाँ पे थ्रेट प्रिवेंशन हो गया, आपका सैंड ब्लास्ट हो गया और यूजर आइडेंटिटी जो हमने कल आपको बताया था। जो ये फीचर ये है उसी की मैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिक्रिप्शन जो आपको किधर गया, हाँ तो HTTPS इंस्पेक्शन ये हो गया, कंटेंट अवेयरनेस, सैंड ब्लास्ट। ओके, हम सैंड ब्लास्ट हो गया और आइडेंटिटी अवेयरनेस, आइडेंटिटी अवेयरनेस हो गया और फिल्टर हो गया। तो ये जो फीचर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, आइडेंटिटी अवेयरनेस, HTTPS इंस्पेक्शन, URL फिल्टरिंग, कंटेंट अवेयरनेस, थ्रेट प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल और सैंड ब्लास्ट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सैंड ब्लास्ट ही हमारा क्या है, यहाँ पे सैंड बॉक्स इंस्पेक्ट। ठीक है, तो ये वो फीचर हैं जो आपको चेक पॉइंट गाया देने वाला है। और ये ही जो कलर आपके सामने, तो नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स आपके सामने हो गए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स आपके सामने। ये हमें याद रखना है कि चेक पॉइंट हमें कौन कौन से देने वाला, जिनका नाम लिखा है ये सभी हम करने वाले हैं, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो ये तो हुई काम की बात है। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि चेक पॉइंट का ये गाया है क्या। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं
तो उनको अगर मैं वो लाइन में बताऊंगा तो तुम कहोगे क्या कह रहे हो। तो उसके लिए मैं तुम्हें सीधा जो है चेक पॉइंट के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूंगा। गूगल पे हम गए, गूगल पे लिख दिया मैंने चेक पॉइंट गाया, ये है क्या। तो गाया ओवरव्यू उन्हीं के डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है। तो हमने कितने फीचर्स गिनाए हैं, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको गिनाए हैं। ऐसा ही या उससे कम आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि कह रहा है कि जो गाया है वो चेक पॉइंट फायरवॉल का नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर और फालतू की बातें कहेगा कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार गाया है वो सबकी माँ है, ठीक है ना। और जो रिप्रेजेंट करती है क्लोजली इंटीग्रेट पार्ट इन फॉर वंस एफिशिएंट सिस्टम, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सीधा गाया जो है चेक पॉइंट फायरवॉल के नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है नाम है, और ग्रीक मैथोलॉजी में इसका मतलब है माँ। अब जो गाया है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंबाइन करता है बेस्ट ऑफ चेक पॉइंट ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चेक पॉइंट का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आईपीएसओ, इनका कॉम्बिनेशन है। तो गाया चेक पॉइंट कंपनी के ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम और आईपीएसओ का कॉम्बिनेशन है। अब प्रश्न आता है ये आईपीएसओ क्या है। तो यहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगा चेक पॉइंट आईपीएसओ लिखोगे तो आपको विकिपीडिया के अंदर पता चलेगा कि जो आईपीएसओ है इन्होंने बदल दिया, ठीक है। तो आईपीएसओ रेफर करता है आईपी सिलिकॉन नेटवर्क, एक कंपनी स्पेशलाइज्ड इन आईपी स्विचिंग एक्वायर्ड बाय नोकिया, और फिर उसको एक्वायर्ड कर लिया चेक पॉइंट ने। डन हुआ। तो एक कंपनी थी आईपी सिलिकॉन जिसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसको एक्वायर किया नोकिया ने, और नोकिया को चेक पॉइंट ने एक्वायर कर लिया। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आईपी सिलियन, नॉट सिलिकॉन, आईपी सिलियन नेटवर्क यूज करता था, उसको नोकिया ने लिया, नोकिया से चेक पॉइंट। तो ये आपका जो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो आईपीएसओ का फीचर प्लस में चेक पॉइंट के अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला के उन्होंने क्या बनाया है, गाया बनाया है, जो आपको कौन कौन से फीचर देगा। IPv4v6 राउटिंग देगा, वो आपको जो है हाई कनेक्शन एंड वर्चुअल सिस्टम कैपेबिलिटी, लोड शेयरिंग, ये कह रहा है। इससे ज्यादा तो हमने तो यहाँ से ये याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ से अपना देखोगे कि ये हमें कौन कौन से फीचर देता है। जबकि इस यूआरएल पे मैं इसलिए लेके आया हूँ, कई बार बुद्धिजीवी लोग पूछ बैठते हैं कि गाया का मतलब क्या है या गाया किससे मिलके बना है। बस उनको जवाब देने के लिए ये है कि गाया चेक पॉइंट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कॉम्बिनेशन है चेक पॉइंट के ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम और आईपीएसओ का। आईपीएसओ जो है वो चेक पॉइंट के द्वारा एक्वायर्ड किया गया था नोकिया, नोकिया के द्वारा एक्वायर्ड किया गया था आईपी सिलियन, तो वहां से वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है। डन हुआ। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। अब चेक पॉइंट के अंदर हमारा होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। अब ये 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पे हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, जो आप यहाँ से देख लोगे, ड्राइंग तो मैं भी कर दूंगा। तो चेक पॉइंट 3 टियर आर्किटेक्चर। तो चेक पॉइंट के अंदर हमारा जो है 3 टियर आर्किटेक्चर है। तो देखोगे फोटो के अंदर, तो जो हमारा चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट के नेटवर्क डिफेंस के अंदर 3 टियर आर्किटेक्चर है। तो जो मेन प्रोडक्ट है चेक पॉइंट के अंदर, उस जो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसे भी आप कहते हो, उसके अंदर आपको मिलेंगे 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर और स्मार्ट कंसोल।